हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बीपीएस एकेडमी के चैनल के ऊपर। आज हम जिस सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका एनडीटी का पेपर नंबर 3 है और इसके अंदर जो हम जिस टॉपिक पे जिस चैप्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। ये आपका इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 है। तो आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के सिद्धांत क्या क्या होते हैं और स्कूल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। तो 4 प्रिंसिपल होते हैं: डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम, स्टूडेंट सेंटर्ड, फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल एंड स्टेबल। तो डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में ये होता है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर वो कैसे होगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। वहां पे जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और सबको एक साथ मिलके स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। द टोटल मैनेजमेंट बिकम्स अ जॉइंट एंड गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट show the headmaster, teacher and the pupils. Everybody has a clear consciousness and realization of the purpose of the democratic philosophy with which the school is administrated. और सबको इस डेमोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए। स्कूल के जितने भी पार्ट है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो स्कूल का, चाहे बच्चे हों, चाहे हेडमास्टर हो, ये जितने भी हैं, चाहे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सबको डेमोक्रेटिक जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है उसको सपोर्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर आता है फ्रीडम। And freedom should be given to all to exercise their powers and talent. स्कूल के अंदर सबको एकदम से आज़ादी होनी चाहिए अपनी जो जो उनको पावर दी गई है उसको यूज़ करने की, जो आज़ादी है उसको यूज़ करने की। टीचर्स को जो पावर दी गई है, बच्चों को जो पावर दी गई हैं, वो सब चीज़ें वो करने के लिए फ्री होने चाहिए। अब ये पावर में आता है क्रिटिकल थिंकिंग। आप आराम से सोच सकते हो, खुले विचार से सोच सकते हो क्या करना है। और एक जो इंडिविजुअल व्यक्ति है, चाहे वो टीचर हो, चाहे एक स्कूल का हेडमास्टर हो, चाहे पियोन हो, चाहे बच्चा हो, उसको स्कूल के एटमॉस्फेयर के अंदर एक आज़ादी फील होनी चाहिए। अब इसमें हेडमास्टर को भी टीचर्स को बिल्कुल फ्रीडम देनी चाहिए, उसी तरह से टीचर्स को बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए, उनके सोच को, उनके विचारों को। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो स्टूडेंट सेंटर्ड। अब जो एजुकेशन मैनेजमेंट होता है, जो स्कूल होता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों के भले के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, स्टूडेंट को केंद्र में रखते हुए सोचना चाहिए। एंड लास्ट जो टॉप इसमें प्रिंसिपल आता है वो है फ्लेक्सिबल, एडेप्टेबल एंड स्टेबल। तो एजुकेशन मैनेजमेंट मस्ट होल्ड फास्ट टू गुड चेंज व्हाट रिक्वायर्ड चेंजेस आर रिक्वायर्ड एंड फर्टाइल द कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इन्वॉल्व। अब जो स्कूल मैनेजमेंट होता है वो तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए चेंज होने के लिए, वो एडेप्टेबल होना चाहिए। अगर कोई नई चीजें, नया चीज आई है सोसाइटी के अंदर तो उसको ग्रहण करने के लिए वो एडेप्टेबल होना चाहिए, हर चीज को अपनाए, चेंज हो जाए खुद, और स्टेबल रहे, मतलब एक जो उसकी स्थिरता है वो नजर आनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं स्कूल मैनेजमेंट के। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसके जो फंक्शन है वो है फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन और मोटिवेशन, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, इवोल्यूशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड सुपरविजन। तो करीब करीब ये शायद 10 या 11 फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे एक एक फंक्शन के ऊपर। तो पहला है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? दूरदर्शिता। It is a systematic assessment of the future condition by interference from known facts today। यानी कि आज हमारे पास जो तथ्य हैं, आज हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, उनको देखते हुए हम भविष्य के बारे में जो प्रिडिक्शन करते हैं, भविष्य की जो भविष्यवाणियां करते हैं, वो सब आता है फोरकास्टिंग के अंदर। ठीक है, वी शुड कलेक्ट ऑल, हमें इसके लिए जितने भी तरह की इंफॉर्मेशन, डेटा हो कलेक्ट कर सकते हैं उतने डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, जो आज हमारे पास मौजूद है। इसके हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हमें और क्या क्या चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, और हमारे फ्यूचर के चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये होता है स्कूल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा काम होता है फोरकास्टिंग, यानी कि दूरदर्शी तरह के भविष्यवाणी, भविष्य के प्रति अपने गोल डिसाइड करना।
फिर दूसरा आता है डिसीजन मेकिंग। जैसा कि नाम से लग रहा है, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेना। अब देखिए, जो आपने फ्यूचर के अंदर आज जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको देखकर आपने फोरकास्टिंग तो कर दी, पर अब उसके अंदर हर पल आपको डिसीजन भी तो लेने पड़ेंगे हर सिचुएशन के अंदर। आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव, आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आएंगे, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये अच्छा है, वो बुरा है। उन सबको देखते हुए, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, हर जो आपका एक एक एक्शन होता है उसके नतीजों को देखते हुए हम जो बेस्ट चॉइस होती है वो लेते हैं, और यही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव एंड वेइंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हर जो हम एक्शन लेंगे उसके नतीजे को ध्यान में रखते हुए हमें एक चॉइस बनानी पड़ेगी जो हमें बनानी चाहिए, और इसके बाद अ कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट बी डिटरमाइंड, और फिर हमें ये पता होना चाहिए ये जो मैं करूंगा इसके आगे जाके क्या प्रभाव आएंगे और उससे मैं कैसे डील करूंगा। अब जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं उस समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक सबसे पहले होता है हमें गोल अपने ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा गोल क्या है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है कोई भी कार्य करने के पीछे। जो हम एक्शन लेने वाले हैं वो सिंपल होना चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो कोई भी समझ सके इजीली। हमारा एक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि हमारे अलावा कोई और उसको समझ ही ना पाए। और तीसरा होता है हमें अपना टारगेट निर्धारित करना पड़ेगा कि उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस एक्शन से। ठीक है, तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। अगला जो होता है वो स्कूल मैनेजमेंट का जो काम होता है, जो फंक्शन होता है, उसके अंदर आता है प्लानिंग। प्लानिंग की, जैसा कि आपको पता है कि किसी चीज को लेकर प्लान करना, किसी चीज को लेकर तैयारी करना कि कैसे करना है, तो वो प्लानिंग कहलाता है। अब प्लान जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर चेंज करने के लिए बहुत सारा स्कोप होना चाहिए। अगर ऐसा आपने प्लान बनाया जिसके अंदर चेंज हो ही नहीं सकता और फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अनफोर्सिन सिचुएशन आ गई जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और अब आप प्लान चेंज नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो देयर आर मेनी वेरिएबल्स, जो प्रायोरिटी के हिसाब से, सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमें प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो ये अगर आपकी प्लानिंग फ्लेक्सिबल हुई तो आप इन सब चीजों से निपट पाओगे। अगला जो होता है वो है ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काम होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चीजों को इकट्ठा करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। Organization is the combination of necessary human efforts, material, equipment brought together in a systematic and effective correlation to accomplish a desired result. Organization का मतलब होता है कि जो human effort है, लोग हैं, चीजें हैं, equipments हैं, जो यंत्र हैं, उन सबको इकट्ठा करना सिस्टमेटिक तरीके से और उनको एक दूसरे के साथ इस तरह से बाइंड करना कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाए इफेक्टिव मैनर में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। और अब स्कूल के अंदर अगर हम बात करते हैं हम किन किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको जो क्लास में बैठता है, जिनकी कमिटीज बनती है, स्कूल स्टाफ होता है, इंस्पेक्शन स्टाफ होता है, बच्चे होते हैं। मटेरियल हमें चाहिए होता है जो किस में काम आता है, बिल्डिंग बनाने के काम आता है, फर्नीचर बनाने के काम आता है। स्कूल लाइब्रेरी की बुक्स है, लाइब्रेटरीज है, वर्कशॉप्स है, म्यूजियम है, आर्ट गैलरीज है, जो भी चीज स्कूल में आप लगाना चाहते हो वो सारी चीजें आती है मटेरियल के अंदर। तो पहला ह्यूमन हो गया, दूसरा मटेरियल हो गया, तीसरा होता है आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स इनटू द स्कूल सिस्टम। आइडियाज और प्रिंसिपल क्या होते हैं, जो करिकुलम है, जो आप पढ़ोगे, जो आप इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, जो टाइम शेड्यूल है, ये सारी चीजें उसके अंदर आता है। तो ये भी हमें लाना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये आइडियाज ही है जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी चाहिए ना। तो उसी तरह से स्कूल्स में भी इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल इज द जॉब ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। अगला आता है इसके अंदर डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। तो जो आप स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उसका काम ये भी होता है कि अपने जो टीम मेंबर्स हैं, जो स्कूल की जो टीम है, उसको मोटिवेट करना और उसको डायरेक्शन देना कि क्या करना है। ये एक प्रोसेस होता है गाइड करने का, ह्यूमन, जिससे कि आप अपने गोल को, टारगेट को अचीव कर सको। ठीक है, द मॉडर्न टर्म ऑफ डायरेक्शन इज मोटिवेशन दैट टू मेक अ मैन चीयरफुल विलिंगफुल टू डू द जॉब। हर आदमी को इतना मोटिवेट करोगे खुश होकर, चीयरफुली, हंसते हुए अपना काम करे, हंसते हुए स्कूल आए, अपना काम को पूरा करे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहे, वो आपसे बात करे खुल के, आपको चीजों के बारे में बताए। तो ये होता है स्कूल मैनेजमेंट का एक फंक्शन, यानी कि डायरेक्शन देना और मोटिवेट करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल। तो वो आप समझ सकते हैं, कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल। द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट कॉन्स्टेंटली चेक ऑन द टीम एंड हिज वॉन परफॉर्मेंस टू सी व्हाट द करस्पॉन्ड्स टू द स्टैंडर्ड लेड डाउन। तो कंट्रोल करने का मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट होता है उसको ध्यान रखना पड़ता है, कंटिन्यूसली चेक रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है टीम के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, जो उनको गोल दिया गया है वो उस गोल के प्रति उसी डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, कहीं वो भटक तो नहीं गए हैं या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
वो जो परफॉर्मेंस है उनकी रोज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। ये सारी चीजें आती हैं कंट्रोल के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। यस, अब ये भी स्कूल मैनेजमेंट का ही काम है कि कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करना, एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना जिसके अंदर लोग और अभी जब उन्हें चीजें ऑर्गेनाइज की थी उनके बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा हो, सब एक दूसरे के साथ, उनको पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है इस बड़ी पिक्चर के अंदर, मेरा रोल क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो जो मटेरियल होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो आइडियाज होता है, उन सबको आपको कोऑर्डिनेट करके ढंग से एक जगह लेके आना पड़ेगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग इन अ यूनिफॉर्म प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज ऑल द एलिमेंट्स। एजुकेशनल सर्विसेज के जितने भी एलिमेंट है उनको एक साथ एक लयबद्ध तरीके से एक साथ इकट्ठा करके लाना, लेके आना तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पर उनको सही ढंग से सेट करना इज कोऑर्डिनेशन। इवैल्यूएशन, अब जब आपने सब चीजें इस जगह पे है, आप कंट्रोल भी कर रहे हो, तो हमें टाइम टाइम इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि चीजें सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही हैं, वो काम बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, हमने जो सोचा था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। गुड मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई इट फेल्ड और सक्सीडेड, व्हिच स्टेप्स इन द प्रोसेस वर डन। अच्छा तरीका इवोल्यूशन करने का हमें ये बताता है कि हम सक्सेसफुल हुए तो क्यों हुए, और हम फेल हुए तो क्यों हुए, और अगर हम सक्सेसफुल हुए तो हमने क्या किया था, उन स्टेप्स को हम एनालाइज करें ताकि हम उसको और आगे भी उपयोग कर सकें, और अगर हम फेल हुए तो हमने क्या गलतियां की जिस वजह से हम फेल हुए। तो ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका होता है इवोल्यूशन करने का, जो हर स्कूल्स में ईयरली बेसिस पे होना चाहिए, और ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि ये काम हो। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग। अब आप जो भी काम करते हो उसको रिपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है और उसको रिकॉर्ड करना भी बहुत जरूरी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फेथफुल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इवेंट इज मेंटेन एंड रिपोर्ट्स आर सेंड टू द कंसर्न पर्सन। यानी कि सबसे पहले तो आपको रिकॉर्ड बनाओ कि क्या क्या हुआ, उसका रिकॉर्ड रखो, और रिपोर्ट मतलब जो कंसर्न पर्सन है उसको रिपोर्ट करो। जैसे कि बच्चे की जो भी ग्रोथ होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसके रिपोर्ट कार्ड के अंदर, और फिर वो रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं पेरेंट्स को रिपोर्टिंग के लिए कि आपके बच्चे की ग्रोथ ये है। इसी तरह से आपका भी जो कार्य होता है, टीचर का भी जो कार्य होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और उसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए कंसर्न पर्सन के पास। अगला और लास्ट 10th और लास्ट पॉइंट इसका है सुपरविजन। सुपरविजन मतलब अब ओवरऑल ध्यान रखना, जब रूटीन में काम चल रहा है, सब कुछ आराम से काम चल रहा है, तो एक ओवरऑल एक सुपरविजन की आवश्यकता पड़ती है। द पर्पज ऑफ सुपरविजन इज टू ब्रिंग अबाउट अ कंटिन्यूइंग इंप्रूवमेंट इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जब हम बाहर रह के सुपरवाइज करते हैं कि कैसे काम चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या इसकी स्पीड तेज की जा सकती है, क्या इसकी कहीं ज्यादा स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, ये सुपरविजन के अंदर आता है। तो ये भी सुपरविजन करना भी मैनेजमेंट का एक काम होता है। ठीक है, तो आज हमने स्कूल मैनेजमेंट के जो 4th चैप्टर के ऊपर बात की, उसमें हमने स्टडी किया प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसकी बातें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपकी इसके रिलेटेड कुछ क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेरी डाल के भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, और हमारा वीडियो शेयर कीजिए और लोगों के साथ। और मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।